जीके पर। वेलकम 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 वेलकम। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है। जुड़ते जाइए सभी जल्दी जल्दी से। अपने अपने दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए। चैनल पर जो भी नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्लास का टाइम टेबल मैं आपको एक बार बता देता हूं। जो भी न्यू स्टूडेंट हैं ध्यान दीजिएगा। रोज़ सुबह पहली क्लास जो होती है वो होती है सुबह 7:30 बजे से। सुबह 7:30 बजे से दूसरी क्लास जो होती है वो होती है दोपहर में। और ये दोपहर में रोज़ 1 बजे से क्लास होती है। तीसरी क्लास होती है रोज़ रात में 9 बजे। रात में 9 बजे। तो ये सभी क्लासेस लाइव होती हैं। आप तीनों क्लासेस में आ सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है तीनों क्लासेस फ्री हैं और आपके लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जाती है लेटेस्ट एग्ज़ाम पैटर्न पर। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा जिससे नोटिफिकेशन मिल सके। और आप अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। जो आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम और व्हाट्सएप की लिंक दे दी है ग्रुप की, जो हमारे चैनल का ग्रुप है। आप इसमें जुड़ सकते हैं जिससे क्लासेस आपकी मिस नहीं होगी। मैं उसमें लिंक शेयर कर देता हूँ जैसे ही क्लासेस एक्टिव होती हैं। जुड़ते जाइए सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम जीके पर। मैं रंजीत पांडे आप सभी का वेलकम करता हूं। जल्दी से आते जाइए, क्लास शुरू हो गई है। स्वागत है आप सभी का। मैं लिंक शेयर कर देता हूं ग्रुप में जब तक, और भी आप भी अगर कर सकते हैं तो और अपने दोस्तों को ज़रूर लिंक शेयर कर दीजिए। वेलकम वेलकम वेलकम, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम जीके यूट्यूब चैनल पर, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जुड़ते जाइए सभी, जुड़ते जाइए। चलिए तो हम शुरू करें क्लास। रेडी है सभी? आवाज़ सबको साफ आ रही है? मेरी ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? ओके। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ प्रॉब्लम कठिनाई चिंता दुख व्यथा या कोई भी टेंशन हो तो कमेंट ज़रूर करिएगा जिससे मुझे पता चले कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। सही है सब? बढ़िया। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। सबसे पहला प्रश्न लेकर आते हैं स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपसे क्या पूछा गया है। प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सबसे पहला आपसे यहां पर पूछा गया है अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस में से एक है ये। तो अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है? बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन से राज्य में रखी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बल्क पार्क की आधारशिला कौन से राज्य में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की है? रॉकी 137। बिल्कुल बिल्कुल। कंप्यूटर का क्लास कल ही मैंने कंप्यूटर का क्लास लिया था, लाइव क्लास। आपने अगर नहीं देखा है तो कल की वीडियो एक बार चेक करिए। कल मैंने कंप्यूटर के क्वेश्चंस की क्लास ली थी। और हाँ, कंप्यूटर का क्लास भी लाइव क्लास होता है, प्लस क्वेश्चंस भी आपको मिलते हैं। आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप जाकर एक बार वीडियो की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। लेटेस्ट वीडियो कंप्यूटर के क्वेश्चंस का ही है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला जो है हिमाचल प्रदेश में रखी है मोदी जी ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला 2022 में नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन एक कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? इनमें से कौन एक कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? इनमें से कौन एक कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? राइट आंसर क्या है? इनमें से कौन एक कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी को मेरी आवाज़ साफ आ रही है ना? ऑडियो वीडियो एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है ना? कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्पंज। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा स्पंज। एक कोलाइड फॉर्म है। इसमें सूक्ष्म कणों का मिश्रण होता है जो अव्यवस्थित रूप से बिखरे रहते हैं और अघुलनशील पदार्थों का एक
ग्रुप होता है जिसको निलंबित कर दिया जाता है, और यह है कोलाइड फॉर्म, जिसका उदाहरण है स्पंज। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, है ना। राइट आंसर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोलाइड फॉर्म का उदाहरण क्या है? तो कोलाइड फॉर्म का उदाहरण है स्पंज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस भारतीय लेखक, यहां पर आपसे पूछा गया है कौन सा भारतीय लेखक है जिसकी प्रसिद्ध पुस्तक है मानसरोवर? बतलाइए, कौन सा वह भारतीय प्रसिद्ध लेखक है जिसकी पुस्तक है प्रसिद्ध मानसरोवर? राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, ऑल एग्जाम जीके की आप तैयारी कर सकते हैं। जो भी वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम में आपका सारे एग्जाम आ जाते हैं, चाहे वो रेलवे के हों, एसएससी के हों, स्टेट गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई एग्जाम हो, है ना। आपके पुलिस के एग्जाम हो जाते हैं, आर्मी के एग्जाम हो जाते हैं, या कोई भी जो नॉर्मल कहें तो एक एरिया वाइज जो भी एग्ज़ाम होते हैं, मतलब जिसमें भी आपके लिए जीके आती है, आप हमारे चैनल पर पढ़ने के लिए जुड़ सकते हैं। जीके जीएस सेक्शन में हम आपको सब पढ़ा देते हैं, जीके भी पढ़ा देते हैं, जीए भी पढ़ा देते हैं, साइंस का सेक्शन भी होता है, उसमें ज्योग्राफी भी होती है, पॉलिटी भी होती है, हिस्ट्री भी होती है, अर्थशास्त्र भी होता है ना, करंट भी होता है, सब कुछ, मतलब नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट इन शॉर्ट। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो मानसरोवर लिखी है मुंशी प्रेमचंद्र जी ने। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हो रहे हैं चैंपियंस आंसर सही करते जाइएगा, मौका बार बार नहीं मिलता है। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी उपन्यास। इस उपन्यास के लिए इनमें से कौन से वो व्यक्ति हैं जिनको व्यास सम्मान मिला था? पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इस रचना के लिए व्यास सम्मान इनमें से किसे मिला था? देखिए, इसमें दो क्वेश्चन मिल गए कि किसकी रचना है और उनको व्यास सम्मान किसके लिए मिला था। तो पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए व्यास सम्मान मिला था। तो आपके एक पंथ दो काज हो गए। राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए? बतलाइए। पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, इस उपन्यास के लिए व्यास सम्मान किसे मिला था? चलिए देख लेते हैं। तो इनका नाम है प्रोफेसर शरद पगारे। शरद पगारे को यह व्यास सम्मान जो है 1991 में दिया गया था। आप सभी को बता दें कि माफ करिएगा, शरद पगारे को यह पुरस्कार 2020 में दिया गया था। हाँ, ये शुरू हुआ था सम्मान 1991 में, और 2020 में ये पुरस्कार दिया गया था शरद जी को। ठीक है, और ये बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। और राइट आंसर हो जाएगा शरद पगारे जी। वेलकम मौसम, वेलकम, स्वागत है आपका। शरद पगारे जी को पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए यह पुरस्कार 2020 में दिया गया था। बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में यह पुरस्कार जो है वितरित करने के लिए शुरू किया गया था। राइट आंसर है शरद पगारे। ठीक है, वेलकम वेलकम मौसम, वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। यहां पर निम्नलिखित में से किस फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कौन सी फिल्म के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? इनमें से कौन सी वह मूवी है जिसके लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? एकता सिंह रघुवंशी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए माता आपने। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जहां रहिए जबरदस्त रहिए। राइट आंसर क्या है? क्वेश्चन स्क्रीन पर है, बताओ। अक्षय कुमार ने कौन सी मूवी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? राइट आंसर क्या है? चलिए देख लेते हैं। तो इस मूवी का नाम है रुस्तम। ऑप्शन नंबर रुस्तम प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस मूवी के लिए अक्षय कुमार ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है? आपसे यहां पर पूछ रहे हैं प्रश्न में, कौन से भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी को डोपिंग 2022 में 2025 तक के लिए निलंबित कर दिया है? बताइए कौन से वो खिलाड़ी हैं
जिनको डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण 2025 तक निलंबित कर दिया गया। 2022 में इनको पकड़ा गया था। क्या उत्तर हो जाएगा? डोपिंग टेस्ट में फेल होने के कारण। गौरव शर्मा गुड मॉर्निंग। वीडियो शेयर करते चलो यार, और भी दोस्तों को वीडियो की लिंक शेयर करो जिससे और भी दोस्त क्लास में जुड़ सकें। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाला फेंक खिलाड़ी कौन है जिनको डोपिंग टेस्ट में फेल पाया गया? फिर 2022 में इनका टेस्ट हुआ था जिसमें फेल हुए थे, और फिर 2022 से 2025 तक के लिए इनको बैन कर दिया गया। इनका नाम है शिवपाल सिंह। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है शिवपाल सिंह। गुड मॉर्निंग सभी के लिए, नमस्कार नमस्कार सभी के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है 2020 क्या है? हाँ, 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते थे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? हाँ जी, कितने स्वर्ण पदक जीते थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आप सभी को पता ही होगा, भारत ने उस समय 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जीते थे, है ना। तो यहाँ पर पूछा है स्वर्ण पदक कितने जीते थे? तो स्वर्ण पदक 1 स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 2022। बस बढ़िया है सिंह साहब, आपका आशीर्वाद है एकदम चकाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। जिसके भी गलत हो रहे हैं सही कर लीजिए। नेक्स्ट है, किस देश ने क्रिकेट के T20 कौन से देश ने क्रिकेट के T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब जीता था? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सोचिए समझिए, आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या है? सोनल सिंह रघुवंशी उर्फ एकता सिंह। सही उत्तर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा T20 महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता था? तो अपने देश भारत। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फॉर भारत। प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को रिट से संबंधित सहायता प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित है? सही उत्तर क्या है? कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय की रिट से संबंधित है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? चैंपियंस वीडियो शेयर करते चलिए और लाइक भी करते चलिए। जिसने लाइक नहीं किया है वीडियो लाइक भी करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? अरे क्यों भूलेंगे, आप लोगों को कैसे भूल जाएंगे? आप सबसे पुराने स्टूडेंट हो। सबसे पुराने स्टूडेंट आप लोगों की वजह से अपना चैनल बना, आप ही लोगों की वजह से हम सर बने, आप ही लोगों की वजह से लाइव क्लास चली, आप ही लोगों की वजह से वॉचिंग आया, सब कुछ। तो भैया जिनकी वजह से आया है उनको भूलेंगे कैसे? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ये अनुच्छेद है, अनुच्छेद 226। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 226। पुरानों को भूल सकते हैं क्या? 2 साल का 3 साल का अंतर आया। 3 साल बाद क्लास लाइव चालू करी मैंने, 3 साल बाद, लेकिन फिर भी पुराने याद हैं अभी भी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत आता है? भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करते चलो। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत इनमें से कौन आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत कौन आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो 7वीं अनुसूची में संघ सूची के अंतर्गत बांट, माप, तौल वगैरह, मापक, संस्थापक वगैरह ये सब आते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। बांट, माप वगैरह ये सब आते हैं, सही उत्तर है प्रश्न के लिए। ठीक है, जिसके भी गलत हुए हैं सही करते जाइए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया था? संविधान की प्रस्तावना में इनमें से क्या शामिल हुआ था? राइट आंसर क्या है? दोस्तों प्लीज वीडियो को शेयर करो, SHARE शेयर, LIKE लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब भी करो अगर आप नए हो तो। राइट आंसर क्या है? 1976 संविधान की प्रस्तावना में किसे शामिल किया गया? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? 1976 में संविधान की प्रस्तावना में इनमें से किसे शामिल किया गया? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चैंपियंस वीडियो शेयर करते चलिए और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करते चलिए। सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? तो चलिए देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, याद रखिएगा, लघु संविधान भी इसको कहा जाता है। संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्द नए जोड़े गए, जिसमें धर्मनिरपेक्ष, अखंडता और समाजवादी ये शब्द जोड़े हुए थे। संविधान के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मौलिक कर्तव्यों को दिया गया है ना? राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो हम बात कर रहे हैं 1976 में कौन सा शब्द जोड़ा गया? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है पंथ निरपेक्ष, सेकुलर। ठीक है, गलत हुए हैं तो सही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से ली गई है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सभी को मेरी आवाज साफ आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? सब कुछ ओके? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। आपसे यहां पर पूछा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना कौन से देश के संविधान से ली गई है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो प्रस्तावना जो है ये ली गई है ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान के भाग 9 के अंतर्गत आता है? संविधान के भाग 9 के अंतर्गत इनमें से क्या आता है? राइट आंसर क्या है? संविधान के भाग 9 के अंतर्गत इनमें से क्या आता है? सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? संविधान के भाग 9 के अंतर्गत इनमें से क्या आता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? राइट आंसर चलिए बतलाइए। भाग 9 के अंतर्गत क्या आता है? चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत जो है पंचायत आती है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। क्या आता है? पंचायत। सही कर लो आंसर जिसका भी गलत हुआ है।
जिसका भी गलत हुआ है आंसर सही कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची दल बदल के आधार पर अयोग्यता के प्रावधानों का उल्लेख करती है? राइट आंसर क्या है? कौन सी अनुसूची दल बदल के प्रावधानों पर अयोग्यता का उल्लेख करती है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? दल बदल के प्रावधानों पर अयोग्यता का उल्लेख करती है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चैंपियंस वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी करते चलिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वेरी वेल डन जी, वेरी वेल डन। सही उत्तर दल बदल से संबंधित अयोग्यता के बारे में उल्लेख करती है। राइट आंसर क्या है? कौन सी अनुसूची है ये? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये अनुसूची है 10वीं अनुसूची और कई बार एग्जाम में पूछी गई है। ये प्रश्न हमेशा अपने आप में ही चलता फिरता इंपॉर्टेंट है। अयोग्यता दल बदल 10वीं अनुसूची सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है ये रहा आपके सामने। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? आंसर 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? हाँ जी, अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। अगर आपका कोई ग्रुप है जिससे और भी दोस्त क्लास में आ सकें, प्लीज वीडियो को शेयर जरूर करें। तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 2 जो है नए राज्यों के प्रवेश या उनकी स्थापना से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ए फॉर नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। अनुच्छेद 2 इससे संबंधित है भारतीय संविधान का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑडियो वीडियो क्लियर हो रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? वीडियो एकदम सही चल रहा है, कोई समस्या तो नहीं ना? ठीक है, हाँ बता देना अगर। वैसे मेरे हिसाब से तो होगा नहीं कुछ। सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। कौन सा भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? राइट आंसर क्या है? संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा यह है नशीली शराब। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। शराब जो है 7वीं अनुसूची की संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया था? भारत में दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है यह डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम कब लाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? दहेज एक अपराध है। यह दहेज प्रतिषेध अधिनियम भारत में कब लाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चैंपियंस वीडियो शेयर करो यार, और भी दोस्तों को क्लास में जोड़ो, कम से कम वॉचिंग तो बढ़े। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है भारत में ये कब आया था? तो ये आया था 1961 में। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1961। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, क्या पूछा गया है? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक भारत की जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? राइट आंसर क्या है? वार्षिक वृद्धि दर 2001 से 2011 तक
वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 तक वार्षिक वृद्धि दर क्या रही? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर है 1.64%। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1.64% प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वृद्धि दर 10 साल में जो है इतनी रही भारत की। राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है धुसका। धुसका किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? धुसका कौन से राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? राइट आंसर क्या है? धुसका कौन से राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा धुसका जो है यह झारखंड राज्य का, कहां का है? झारखंड का लोकप्रिय पदार्थ है। राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से ब्रह्मांड के लिए आप दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग करोगे? ब्रह्मांड के लिए आप दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग करोगे? राइट आंसर क्या है? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग करोगे? सही उत्तर क्या है? जी हाँ रघुवंशी जी, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा प्रयोग करोगे? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो ब्रह्मांड के लिए हम दूसरा शब्द प्रयोग कर सकते हैं कॉस्मोस। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ब्रह्मांड के लिए हम कॉस्मोस शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जिन जिन के भी गलत हो रहे हैं सही करिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? कॉस्मोस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है? कौन से तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? कौन से तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहा जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कौन सा तारामंडल शिकारी तारामंडल भी कहलाता है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हम ओरायन। ऑप्शन नंबर डी ओरायन तारामंडल को शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। ओरायन तारामंडल जो है एक प्रकार से सर्दियों में मध्य रात्रि में देखा जा सकने वाला तारामंडल है, जिसमें 7 से 8 तारे होते हैं और इनको शिकारी तारामंडल भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किन तरीकों या प्रक्रम द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? कौन से तरीके में अगर ऊष्मा का स्थानांतरण करना है तो किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए? किस माध्यम में ऊष्मा के स्थानांतरण की, ऊर्जा के स्थानांतरण की माध्यम की आवश्यकता नहीं है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलें सभी। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब जरूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो विकिरण वह माध्यम है, विकिरण माध्यम में ऊर्जा स्थानांतरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रकाश की जो रोशनी है वो विकिरण माध्यम से ही ब्रह्मांड से पृथ्वी तक पहुंचती है। विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं ये, इनको किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है अपने स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए।
राइट आंसर, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं मौसम, टेंशन नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है? इनमें से कौन सा एक बहिर्जनिक बल है, बाहर से लगने वाला बल है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बहिर्जनिक बल इनमें से कौन सा है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए सभी, और भी अपने दोस्तों को ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो शेयर ज़रूर करें जिससे और भी दोस्त क्लास में जुड़ें। जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब ज़रूर करें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सभी बताएंगे सही उत्तर क्या हो जाएगा। हाँ जी, सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए। तो पवन, हवा एक बहिर्जनिक बल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एकता, अपने पुराने स्टूडेंट कहाँ गए हैं? जाके बुला बुला के ले आओ। और क्या, सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? एक बार अगर उनको पता चलेगा ना क्लास शुरू हो गई है ना, तो फिर सब आना शुरू हो जाएंगे। आधों को तो पता ही नहीं है कि क्लास चलती है। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए। हाँ जी, तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा पवन एक बहिर्जनिक बल का उदाहरण है। नेक्स्ट है, कौन सा पौधों में अलैंगिक रूप नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में प्रजनन का अलैंगिक रूप नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए बतलाइए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा अलैंगिक रूप नहीं है, ये परागण। ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, आपको भी नहीं पता? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष शुरू हुई थी? अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल जो है यह किस वर्ष? हाँ, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओके, संडे को ढूंढना। पहली कपड़ा सूती मिल किस वर्ष? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन ऑन करें, वीडियो को लाइक करें। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? बतलाना है सही उत्तर। चलिए देख लेते हैं। तो यह सूती मिल 1861 में, कब? ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। 1861 में शुरू हुई थी, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन से वर्ष के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वर्षों के दौरान जो है शासन किया था? राइट आंसर क्या है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वर्षों के दौरान शासन किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से वर्षों के दौरान शासन किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 के बीच में शासन किया था। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? राइट आंसर क्या है? भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते चलिए। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए रजिया सुल्तान। राइट आंसर है, आप सभी को पता ही है। रजिया सुल्तान को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? रजिया सुल्तान को दिल्ली सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? रजिया सुल्तान को दिल्ली के सिंहासन से किस वर्ष हटाया गया था? राइट आंसर क्या है? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
1240 बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आप सभी को पता है 1236 से 1240 के बीच में दिल्ली सल्तनत पर रजिया सुल्तान ने शासन किया था। रजिया ने मलिक इख्तियार अल्तुनिया से शादी की थी। फिर 15 अक्टूबर 1240 को कैथल हरियाणा में रजिया की हत्या कर दी गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ओके मौसम, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन निम्नलिखित में से पांड्य वंश की राजधानी थी? पांड्य वंश की राजधानी का नाम क्या था, बतलाइए। पांड्य वंश की राजधानी का क्या नाम था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पांड्य वंश की राजधानी का क्या नाम था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? पांड्य वंश की राजधानी का क्या नाम था? सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरई। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मदुरई पांड्य वंश की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लव वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? पल्लव वंश की राजधानी इनमें से कौन सी थी? क्या उत्तर हो जाएगा? पल्लव वंश की राजधानी कौन सी थी? सही उत्तर क्या है? पल्लव वंश की राजधानी का नाम क्या है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहां पर गुड मॉर्निंग सैफी जी, कांचीपुरम ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। पल्लव वंश की राजधानी जो है, सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक राजा थे। सिंह विष्णु पल्लव वंश के संस्थापक राजा थे। पल्लव वंश भारत के दक्षिणी भाग तमिलनाडु राज्य जो है वहां तक फैला था। महेंद्र वर्मन प्रथम और नरसिंह वर्मन प्रथम ये पल्लव वंश के महानतम शासक थे, महेंद्र वर्मन और नरसिंह वर्मन। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांचीपुरम प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? क्या उत्तर है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान इनमें से कौन सा शहर अस्तित्व में था? राइट आंसर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में था? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? जो भी पहली बार आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा इनमें से शहर अस्तित्व में था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह है हड़प्पा। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यह है हड़प्पा शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण कौन से शासक ने करवाया था? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण कौन से शासक ने कराया था? सही उत्तर क्या है? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण कौन से शासक ने कराया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, यह है कौन से वंश का शासक? गुप्त वंश का शासक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, गुप्त वंश सही उत्तर है। जिसके भी गलत हुए हैं सही कर लीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय ने इसको बनवाया था, लौह स्तंभ को, गुप्त राजा के, है ना। राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, गुप्त वंश ने इसका स्तंभ का निर्माण कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध स्मारक आराम बाग बाबर द्वारा किस राज्य में बनवाया गया था? आराम बाग कहां पर है? अरे नहीं कोई बात नहीं, नींद तो इसीलिए आ रही है कि रात भर जग के, अभी पुताई चल रही है ना, रात भर पुताई करी पूरी घर की। हाउ? अरे पुताई करने के बहुत पैसे मांग रहे थे भाई, पूरे घर की पुताई करने के लिए। अब सामान अलग से,
सामान कम से कम ये समझ लो कि 8-7 हज़ार रुपये के आसपास का सामान प्लस 500 रुपये पर डे के 3 लोग, तो 1500 रुपये ये हो गए। और बोल रहे थे कम से कम 3 दिन लगेंगे, 15 तिया 4500, 4500 प्लस 7000, 0 0 5 7 5 12, 12,500, मतलब ये समझ लो 13,000 के आसपास की बचत हो गई। हाँ, और क्या, वो कुछ और काम में आ जाएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? तो ये आरामबाग कहाँ बनवाया था? प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा। रात भर चल रही है पुताई और सुबह पढ़ाई। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? बतलाइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए बतलाइए। आगा खां पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में है? सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आगा खां महाराष्ट्र के पुणे शहर में है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सांची का स्तूप किस राज्य में है? सही उत्तर क्या है? वीडियो शेयर करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। सांची का स्तूप कौन से राज्य में है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सांची स्तूप जो है यह मध्य प्रदेश के सांची में है। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। मध्य प्रदेश के सांची में सांची स्तूप स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, कालबेलिया नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? राइट आंसर क्या है? कालबेलिया नृत्य भारत के कौन से राज्य से संबंधित है? राइट आंसर। तो कालबेलिया जो है यह राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर राजस्थान प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। कालबेलिया राजस्थान राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर में स्थित नहीं है? कौन सा ग्लेशियर? ओके ओके। राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? ग्लेशियर जम्मू और कश्मीर के कौन सा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में नहीं है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते चलिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हाँ, सही उत्तर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए? जम्मू कश्मीर में नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जम्मू कश्मीर नहीं है, ये है मिलम ग्लेशियर, ये उत्तराखंड में है। मिलम ग्लेशियर जो है ये उत्तराखंड में है, जम्मू कश्मीर में नहीं है। बाकी सारे के सारे जम्मू कश्मीर में हैं। भिल्लन ग्लेशियर, थाजीवास ग्लेशियर, प्रोई ग्लेशियर ये जम्मू कश्मीर में है। मिलम ग्लेशियर उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? राइट आंसर क्या है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? सही उत्तर क्या हो जाएगा प्रश्न के लिए? विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा पठार है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? सही उत्तर चलिए देख लेते हैं। तो यह है तिब्बत का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है। राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा शिखर इनमें से कौन सा है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा शिखर है? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा शिखर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा शिखर है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो K2 राइट आंसर है इस प्रश्न के लिए। ऑप्शन नंबर K2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से झीलों में से किस झील को भारत में तैरते द्वीपों की झील फ्लोटिंग आइलैंड्स लेक के नाम से जाना जाता है? तैरते द्वीपों की झील के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए बताइए। वीडियो शेयर करते चलिए, जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हेलो मौसम, क्या उत्तर है गौरव शर्मा? तैरते द्वीपों की झील किसे कहते हैं बतलाइए। राइट आंसर, चलिए देख लेते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा तैरते द्वीपों की झील के नाम से जाना जाता है ऑप्शन नंबर लोकटक झील को। राइट आंसर है ए, प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट या इसके भाग के लिए क्षेत्रीय नाम है? भारत के पूर्वी तट को कौन से नाम से जानते हैं? आप सभी को पता है ना, लोकटक झील मणिपुर राज्य में है ना। और हाँ, पूर्वी तट को, भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है बतलाइए। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। भारत के पूर्वी तट को किस नाम से जाना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, भारत के पूर्वी तट को मालाबार तट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, मालाबार तट राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है? मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी कौन सी नहीं है? क्या उत्तर हो जाएगा? मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी कौन सी नहीं है? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए। वीडियो शेयर करते चलिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करिए। राइट आंसर क्या है? मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है, कौन सी? क्या उत्तर हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो महानदी मालवा पठार की महत्वपूर्ण नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर महानदी सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? कावेरी नदी की सहायक नदी कौन सी नदी नहीं है? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए। कावेरी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कावेरी की सहायक नदी नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, यह है मूसी नदी। कावेरी की सहायक नदी नहीं है। भवानी, हेमावती, काबिनी ये सब कावेरी की सहायक नदियां हैं। भारत में किस प्रकार के वन शुष्क वृक्ष ग्रीष्मकालीन में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। कौन से वन होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते जाइए चैंपियंस। राइट आंसर, चलिए देख लेते हैं इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो ये वन कौन से वन होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन होते हैं। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? राइट आंसर क्या है? पेड़ रात में कौन सी गैस मुक्त करते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा?
तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं, सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार एक महान बौद्ध संत जे चोखाम्पा के जन्मदिन का प्रतीक है? क्या उत्तर हो जाएगा? राइट आंसर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? वीडियो शेयर करते जाइएगा। तो यहां पर राइट आंसर है, ये कौन सा त्योहार है? तो ऑप्शन नंबर सही उत्तर हो जाएगा। ये त्योहार है आपका ऑप्शन नंबर गलदान नामचोट, ऑप्शन नंबर डी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन मार्शल आर्ट है जिसकी उत्पत्ति प्रायद्वीपीय भारत में सैन्य प्रशिक्षण के रूप में हुई थी? क्या उत्तर हो जाएगा? जी, ओके जी, ओके। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्शल आर्ट का रूप है, यह है कलरीय पट्टू, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा कलरीय पट्टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? बतलाइए। पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? क्या उत्तर हो जाएगा? पिट्स इंडिया एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री पिट्स ने इसको उसके शासनकाल में पारित हुआ था, इसीलिए इस एक्ट को पिट्स एक्ट के नाम से भी जानते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट भी बोलते हैं इसको, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1784। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष आया था? आर्म्स एक्ट किस वर्ष आया था? राइट आंसर क्या है? आर्म्स एक्ट किस वर्ष आया था? सही उत्तर क्या है प्रश्न के लिए? वीडियो शेयर करते जाइए। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें। आर्म्स एक्ट किस वर्ष आया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? तो आर्म्स एक्ट आया था 1878 में, ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1878। नेक्स्ट है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? राइट आंसर क्या है प्रश्न के लिए? प्लासी के युद्ध का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर क्या है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा प्लासी के युद्ध का नेतृत्व ये किया था रॉबर्ट क्लाइव ने, ऑप्शन नंबर सी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आप सभी के लिए क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। जो भी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑन कर। नेक्स्ट क्लास में हम